Biophilic Bhavnapuri. So friends, today we will discuss about chapter number 8 of class 11, that is cell, the unit of life. बेसिकली जो क्वेश्चंस आपसे इसमें से पूछे जाएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं या फिर वो कौन सी चीजें हैं जो कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए। कुछ साइंटिस्ट के नाम है, जैसे कि आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो रॉबर्ट हुक के बारे में, है ना। तो बच्चे बोलते हैं सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। लेकिन आप ही की एनसीईआरटी में एक और साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है जो कि है एंटोन वॉन ल्यूनहॉक। तो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने क्या दिया है, अगर रॉबर्ट हुक ने ही सेल को डिस्कवर कर दिया था तो कोई तो डिफरेंस रहा होगा। दोनों की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है बायोलॉजी में वो किस तरीके से डिफर करती हैं। तो बेसिकली रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था सेल को, है ना, एक किसमें, प्लांट के अंदर, प्लांट के कॉर्प में उन्होंने ऑब्जर्व किया था सेल को, प्लांट सेल, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एंटोन वॉन ल्यूनहॉक की, तो वो एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमन सेल यानी कि लाइव सेल को, ह्यूमन के अंदर एंड बैक्टीरिया के अंदर जो सेल्स हैं उनको स्टडी किया था। तो कभी भी अगर लाइव सेल लिखा हुआ आता है, लाइव सेल, तो उसमें आप रॉबर्ट हुक का नाम ना लिखकर एंटोन वॉन ल्यूनहॉक का नाम लिखेंगे, ठीक है। सेकंड चीज एक और साइंटिस्ट है आपकी बुक में जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो उन्होंने किसको डिस्कवर किया था, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है। तो ये तो हो गई साइंटिस्ट के बारे में बात कि रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अ सेल। लेकिन जब लिविंग सेल के बारे में बात होती है, लाइफ सेल के बारे में, तो ह्यूमन में और बैक्टीरिया में उसको डिस्कवर किया था एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने। बट बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये जो वर्ड है सेल, ये जो वर्ड है सेल, वो दिया था रॉबर्ट हुक ने। इज इट क्लियर? आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ये तो हो चुका है। क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सेल? सेल है क्या? व्हाट इज अ सेल? क्या होगा भाई सेल? अब तक हमें ये पता है कि भाई हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है। तो क्योंकि बहुत सारे सेल्स मिलकर फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी में, तो हम कहते हैं कि अगर वो लूजली पैक्ड है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर वही सेल्स टाइटली पैक हो जाए और मिलकर सेम फंक्शन को परफॉर्म करें तो हम बोलेंगे कि उन्होंने टिश्यू की फॉर्मेशन कर ली, राइट। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट एक सेल के बारे में बात करूं तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और उसको क्यों कहा जाता है कि वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऐसा क्यों कहते हैं कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते होंगे। तो दो चीजें आपको यहाँ पर जरूर याद रखनी है। सबसे पहली चीज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो एक बात बताइए, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है ना हमारे सराउंडिंग में। आप अमीबा के बारे में बात कर लीजिए, आप बैक्टीरिया के बारे में बात कर लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि वो यूकैरियोटिक है, वो प्रोकैरियोटिक है, नो, बट वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो किसी भी एक इंडिविजुअल सेल की हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि भैया उसके अंदर क्षमता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ये पहली चीज होगी। सेकेंड थिंग, परफॉर्मिंग all the functional activities या all the activities of life, यानी कि अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की जरूरत है वो सभी एक्टिविटी इंडिविजुअल सेल परफॉर्म कर सकता है। भाई अमीबा की बात कर लो ना, अमीबा तो अच्छे से भाई 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, आप उसको तो जानते ही हो। सिंगल सेल्ड है, यूकैरियोटिक है, एक्वाटिक है, वगैरह वगैरह। तो वो क्या है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर रहा है। वो क्या है, वो परफॉर्म कर सकता है अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस को, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सेल होता है उसके अंदर एबिलिटी है एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की। दिस इज द रीजन सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड
functional unit of living organism. Unit of living organism, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमें पता चल गया दो ऐसे कारण अभी भी हमने देखे जिससे हमें पता चला कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। किसने डिस्कवर किया, ये सब हमें पता चल चुका है। आगे बढ़ेंगे अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे, वो लोग थे जिन्होंने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1838 में एक जर्मन कौन आए थे, जूलॉजिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट। तो यही क्वेश्चन नीट में आपसे पूछा जाता है, इसीलिए मैं इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ। एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस शेल्डे, ठीक है। तो इन साइंटिस्ट ने किया क्या था 1838 में शेल्डे ने क्या किया था, इन्होंने प्लांट सेल्स को स्टडी किया था। इन्होंने ये बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं वो कुछ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो कुछ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, और वही सेल्स आगे चलकर क्या करते हैं, टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। ये किसने बताया था, एक जर्मन बॉटनिस्ट ने बताया था जिनका नाम था मैथियस शेल्डे। लेकिन द फॉलोइंग ईयर यानी कि 1839 में, अगले ही साल, एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्वान। लेकिन वो एक्चुअल में क्या थे, वो बॉटनिस्ट नहीं थे, वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और बॉटनी का मतलब प्लांट्स है, इन्होंने प्लांट सेल को स्टडी किया, बताया था। और जूलॉजिस्ट से मेरा मतलब है एनिमल सेल को उन्होंने स्टडी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर 1839 में जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे उनका नाम क्या था बच्चों, थियोडर श्वान। तो इन साइंटिस्ट ने दोनों ने मिलकर अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी बायोलॉजी में। भाई साहब ने क्या किया, प्लांट सेल को स्टडी किया, इन्होंने क्या किया, एनिमल सेल को स्टडी किया। फिर आगे चलकर इन्हीं ने, श्वान ने ये बोला कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलेगी, और वो फीचर होती है सेल वॉल। वो फीचर क्या है, सेल वॉल। जबकि एनिमल सेल के अंदर एक थिन आउटर लेयर होती है, एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको हम आजकल किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोनों ही साइंटिस्ट ने मिलकर क्या बताया था, सेल्स के बारे में बताया। इन दोनों ने मिलकर ये बोला that all the living organisms are composed of cells and their products। बिल्कुल सही बात बताई इन्होंने। लेकिन ये दोनों मिलकर भी ये नहीं बता पाए कि वो सेल्स आए कहां से। हमने मान लिया भाई सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए, सेल्स के प्रोडक्ट से बने हुए, लेकिन वो सेल्स आते कहां से, ये चीज तो ये दोनों नहीं बता पाए थे। तो फिर 1855 में तीसरे साइंटिस्ट की एंट्री हुई। वो कौन थे, रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने क्या किया, जो श्वान और शेल्डे ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी, इन दोनों ने मिलकर जो बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स और उनके पार्ट से मिलकर बने हुए हैं। रुडोल्फ विर्चोव ने आके उनकी सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया, उनकी सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया 1855 में, और इन्होंने एक टर्म दी। वो टर्म क्या है, ओमनिस सेल्यूला। अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि रुडोल्फ विर्चोव ने जब उनकी सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया तो उनकी सेल थ्योरी में एक और पॉइंट ऐड कर दिया, और वो पॉइंट क्या, फाइनल शेप तो रुडोल्फ विर्चोव ने दी थी, तो उन्होंने एक पॉइंट ऐड कर दिया सेल थ्योरी में। और बच्चे वो पॉइंट ये था कि जितने भी सेल्स हैं वो कहां से आते हैं, दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डिवाइडिंग सेल्स। यानी कि एक पॉइंट इन दोनों ने मिलकर पहले ही दे दिया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स और उनके पार्ट से बने हैं। तो रुडोल्फ विर्चोव ने उसको फाइनल शेप दी सेल थ्योरी को, ठीक है, और ये बताया कि ये सेल्स कहां से आते हैं, all these cells arise from pre-existing cells। तो दो पोस्टुलेट्स आज के दिन में हम पढ़ते हैं, किसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में।
और वो दोनों पोस्टुलेट्स क्या है बच्चों, फटाफट से लिख लेते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ cells and their products, cells and their products, यहाँ पे products of cells, तो ये हमें याद रखना है। all the living organisms are composed of cells and their products। लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट ऐड की गई थी सेल थ्योरी में वो क्या थी, these cells arise from pre-existing cells, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं वही सेल्स डिवाइड करेंगे और न्यू सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो सेल थ्योरी के दोनों पोस्टुलेट्स हम लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है भाई। अब इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ द सेल। क्या डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू ऑफ द सेल। ये देख लो भाई, डाउट्स पूछने आप लोगों को कमेंट्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बट बेसिकली तो याद करने वाली चीज है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको नीट के रिस्पेक्ट में आपको याद करना जरूरी है। और ब्रिटिश और जर्मन में भी पूछ लेते हैं। अब और कुछ क्वेश्चन नहीं मिले तो क्या पूछ रहा था नीट में कि भैया जो बॉटनिस्ट था शेरलेन वो कहाँ का था, जर्मन का था, ब्रिटिश का था या कहीं और का, ठीक है। चलिए अब हम फटाफट से देख लेते हैं ओवरव्यू ऑफ द सेल। चलो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, देख लेते हैं हम पहले फटाफट से। ओवरव्यू ऑफ दी सेल। तो भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग साइंटिस्ट बार बार स्टडी कर रहे थे, वो सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने अनियन सेल्स को देखा, ह्यूमन की चीक सेल को ऑब्जर्व किया, तो क्या पता चला अनियन क्योंकि प्लांट का सेल है उसमें तो सेल वॉल प्रेजेंट थी जो प्लांट्स की खासियत है। लेकिन चीक सेल में, ह्यूमन की चीक सेल में जब उन्होंने मतलब उनको माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने बताया कि यार प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके पास, जो कि एनिमल सेल्स में होती है ना। इसी के साथ साथ उन्होंने बोला कि सभी सेल्स के पास एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है which contains the genetic material, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन फर्दर स्टडीज करने पर यह भी पता चला कि कुछ ऐसे भी सेल्स हैं that do not have the membrane bound nucleus। तो फिर उन्होंने बोला ऐसे सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है वो प्रोकैरियोट्स है, यानी कि प्रोकैरियोटिक्स है, और जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा वो कौन से सेल्स होते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। ये चीज पता चली थी, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और बताया। ये भी उन्होंने बताया कि दोनों ही सेल्स में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जहां पर पूरे सेल्स की यानी कि सेल्यूलर एक्टिविटीज का मेन एरिना, मेन पार्ट, मेन पोर्शन क्या होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है बच्चों, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, राइट। और इसी की इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, दिस इज द मेन एरिना फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज। सेल्यूलर एक्टिविटीज कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और साइटोप्लाज्म कौन से सेल्स में होगा, दोनों में, यूकैरियोटिक में भी एंड प्रोकैरियोटिक में भी, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलकर बताया हुआ है कि यार न्यूक्लियस के अलावा भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट है, एंड दीज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स वर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेली। इन स्ट्रक्चर को कहा गया था सेल ऑर्गेनेली, लेकिन ये सभी सेल ऑर्गेनेली along with the nucleus were present in the eukaryotic cells। फिर से सुनिए, जो न्यूक्लियस है और जो बाकी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज है वो कहां पर प्रेजेंट थे, कौन से सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल्स में these cell organelles were not present, लेकिन एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि दोनों में प्रेजेंट था, राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली
दिस इज प्रेजेंट इन बोथ द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये आपको जरूर याद रखना है, यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा। मैं इनको डिटेल में समझाऊंगी, यूकैरियोटिक सेल के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, प्रोकैरियोटिक के लिए अलग, लेकिन हम यहाँ पर ओवरव्यू की बात कर रहे हैं। आपको सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक कौन से हैं और प्रोकैरियोटिक कौन से। यूकैरियोटिक के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेली होंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक के पास ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और ना ही अदर वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेलीज है, एक्सेप्ट राइबोसोम, क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट होता है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। आप अमीबा का एग्जांपल ले सकते हैं। जो अमीबा है वो सिंगल सेल यूकैरियोट है और इसके अंदर जितने भी किंगडम मोनेरा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि बैक्टीरिया, सभी बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में प्लांट सेल्स भी आएंगे और एनिमल सेल्स भी आएंगे। और जब प्लांट्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस की बात होती है तो आपको पता होना चाहिए एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में नहीं होंगे। सेल्स की डिवीजन करवाने के लिए ना सेंट्रियोल की जरूरत होती है, तो वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है बट नॉट इन द प्लांट सेल्स। तो ये चीजें हमने ओवरव्यू में डिस्कस की है सेल के बारे में। ठीक है, सेल वॉल याद रखिए, प्लांट में होगा, एनिमल में नहीं होगा, राइट। तो यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के रखिए। जो भी डाउट्स लगे वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।